हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का सेट फर्स्ट देखेंगे। इसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ में ये भी रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया है, कितनी बार आया है, सारा सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। Which of the following expression gives the correct sequence between Young's modulus capital E, bulk modulus capital K and Poisson's ratio mu? इससे रिलेशन पूछा। देखो क्वेश्चन कितने बार आया है। इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े इजी तरीके से देखेंगे। देखो इसके लिए आपको 3 रिलेशन से याद करना है। देखो फर्स्ट क्या होता है, E इक्वल टू 2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। सेकेंड होता है E इक्वल टू 3K ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। थर्ड होता है E इक्वल टू 9kg डिवाइड में 3k प्लस जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों रिलेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, आप लोगों ने देखा है। जिसने नहीं देखा होगा वो देख लेना, ठीक है। यदि आपने 3 रिलेशन से याद कर लिए तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कवर कर ले जाओगे। देखो अब उसने क्या बोला है, इसके में रिलेशन पूछा। रिलेशनशिप में क्या है, E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। देखो सेकंड वाला है, इसमें देखो यही आया है ऑप्शन, E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए तीनों रिलेशनशिप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो नेक्स्ट है, इफ Poisson's ratio of material is 0.3 then the ratio of the Young's modulus to bulk modulus। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो सबसे पहले उसने गिवन दे दिया। गिवन में क्या है, गिवन में उसने दे दिया कि म्यू की वैल्यू है वो क्या है 0.3 है, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई। अब उसने क्या पूछा है, रेशियो का पूछा है। यंग्स मॉडुलस मतलब कैपिटल ई और बल्क मॉडुलस मतलब कैपिटल के। इसका उसने रेशियो आपको पूछ लिया, ठीक है। अब कैसे करोगे, देखो अभी अभी आपने रिलेशन पढ़ा है, E इक्वल टू क्या होता है 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू, यही पढ़ा है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। E डिवाइड बाई के तो उसने पूछ लिया है, इसको लिख लिया। इसको 3 लिख सकते हैं। 1 माइनस 2 म्यू की वैल्यू क्या है 0.3, यानी कि क्या हो जाएगा E डिवाइड बाई के इक्वल टू 3 1 माइनस 0.6, ठीक है। इसको सॉल्व करें आगे तो क्या हो जाएगा E डिवाइड बाई के 3 इंटू क्या हो जाएगा 0.4, यानी कि E डिवाइड बाई के का जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा 1.2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन दी बार शोन बिलो दी फोर्स इन दी पार्ट ए सी इज। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। बाकी मैंने इसका डेरिवेशन करवाया था, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाना सॉम की, उसमें इसका डेरिवेशन है, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या आता है। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले देखते हैं इसके, एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये है। अब उसने क्या कर दिया, देखो इसको बनाते हैं पहले, इस टाइप से ही है। अब देखो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसने इसको दे दिया 600, इसको दे दिया 450। यदि मैं टोटल देखूं तो L ले लिया, ये क्या हो जाएगा 1050 mm, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मैंने A लेट कर लिया, इसको B कर लिया, ठीक है। रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या RA लग रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा B पॉइंट है तो RB हो जाएगा, ठीक है। ये देखो A है, ये C है, ये B है, ठीक है। इधर देखो एक 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है, 100 किलो न्यूटन का, तो इसको अपन ने क्या लेट कर लिया P है। देखो डेरिवेशन तो हम करवा चुके हैं, उसको देख लेना। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले देखते हैं। यदि आपको रिएक्शन ए चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। रिएक्शन ए के लिए, ठीक है, फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा। देखो रिएक्शन ए की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, ट्रिक समझना, यहाँ की बात कर रहे हैं, यानी कि देखो सबसे पहले आपको लोड लेना है, ठीक है। यदि इस यहाँ की बात कर रहे हैं तो किसको लेना है, बी को, पी बी डिवाइड बाई एल, समझ में आ गया। यदि आर बी की बात करें, देखो आर बी है तो क्या हो जाए पी, आर बी की बात है, ठीक है। तो इस साइड का लेना है, आर बी यहाँ पे है तो क्या लेंगे पी ए डिवाइड बाई एल, यानी कि आपके 2 फॉर्मूले बन गए। जो आर बी है वो क्या हो जाएगा पी ए डिवाइड बाई एल, और आर ए क्या हो जाएगा पी बी डिवाइड बाई एल। अब देखो किसका पूछा, पार्ट ए सी का पूछा है। ए सी पार्ट में कौन सी रिएक्शन आ रही है, आर ए।
आर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आंसर आ जाएगा। पी की वैल्यू कितनी है, पी देखो 100 है। बी की वैल्यू कितनी है, बी आपका हो गया 450 डिवाइड में क्या हो जाएगा, एल क्या है 1050। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करेंगे देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो गया, 5 से कैंसिल कर लो, 5 2 जा 1, 5 1 जा 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। देखो 3 से 15 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 7 किलो न्यूटन, यानी कि जो आर ए की वैल्यू आ गई वो क्या हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 7 किलो न्यूटन, यानी कि क्या हो जाएगा, आर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आर ए का क्या हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 7, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 7, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कोई डाउट है, कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, अ मेंबर ABCD is subjected to a force system as shown in the figure, the resistive force in the part BC। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो किस पार्ट में कितना फोर्स आएगा, किस टाइप से इसको करेंगे उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि AB मेंबर बन रहा है। ठीक है, AB मेंबर बन रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन 4 है, अ मेंबर ABCD is subjected to a force system as shown in the figure, the resistive force in the part BC। मतलब पार्ट BC में आपको रेजिस्टिव फोर्स चाहिए। देखो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो किस पार्ट में कितना फोर्स आएगा, कैसे डिवाइड करेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पार्ट में डिवाइड करेंगे तो देखो सबसे पहले एक AB पार्ट बन रहा है, इसको ऐसे बना लिया। दूसरा क्या बन रहा है, BC पार्ट बन रहा है, इसको ऐसे डिवाइड कर लिया। ठीक है, तीसरा क्या बन रहा है, CD पार्ट बन रहा है, इसको ऐसे कर लिया। इसमें नाम मेंशन कर दे रहा हूँ, ये AB हो गया, ये क्या हो गया, BC हो गया, ये क्या हो गया, CD हो गया। ठीक है, आप देखो इसमें देखो सबसे पहले एंड की बात करते हैं। देखो AB बन रहा है और CD बन रहा है, बीच में तो BC बन रहा है। अब देखो यहाँ पे यदि यहाँ देखो आपको तो एक टेंसाइल फोर्स 45 का लग रहा है AB पोर्शन में। हमेशा याद रखना जितना फोर्स इस साइड लगेगा उतना ही फोर्स उस साइड आने वाला है, और जिस डायरेक्शन में लगेगा उस डायरेक्शन में, यानी कि टेंसाइल लग रहा है तो देखो टेंसाइल ही आने वाला है, यानी कि 45 यहाँ लग दिया। ठीक है, अब इस एंड में देखो यहाँ पे 130 आ रहा है तो 130 इस साइड भी आने वाला है। ठीक है, और टेंसाइल आ रहा है तो टेंसाइल ही आने वाला है। अब देखते हैं। ठीक है, अब देखो BC पार्ट की बात करते हैं तो BC पार्ट में कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखना यदि यहाँ पे 45 आ रहा है, अब देखो यहाँ पे कितना 365 है, इस पार्ट में जितना फोर्स आएगा लेकिन ऐड करने पर आपका 365 ही आने वाला है। अब देखो इसमें यदि मैं इधर देखो इधर यदि मैं 320 का फोर्स लगा रहा हूँ 320, तो यदि मैं दोनों को ऐड करूं देखो 45 प्लस 320, इसको ऐड करूंगा 365 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो 320 यहाँ आ रहा है कंप्रेसिव, तो यहाँ भी देखो 320 आने वाला है, 320 आने वाला है। अब देखो जी एक ही डायरेक्शन में हो गए, यदि मैं दोनों को ऐड करूं 320 प्लस 130 तो ऐड करने पर 450 आ जाएगा। यानी कि एक चीज तो समझ में आ रही, यदि आप इसको ऐड कर दोगे तो देखो वापस 365 बन जाएगा, वो इसको ऐड कर दोगे तो वापस 450 बन जाएगा। यानी कि आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपने जितने भी पार्ट में फोर्स डिवाइड किए यानी कि आपके करेक्ट हैं। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेजिस्टिव फोर्स इन दी पार्ट बीसी पार्ट में रेजिस्टिव फोर्स पूछा था। देखो 320 आ रहा हो, कैसा आ रहा, कंप्रेसिव आ रहा है। ठीक है,
तो कंप्रेसिव आ रहा है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, ठीक है, बहुत इजी वे में समझा दिया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल बार of 10 mm diameter when subjected to a pull of 23.5 kilonewton gave an elongation of 0.3 mm on a gauge length of 200 mm. The Young's modulus of elasticity of metal will near be, यानी कि इसने यंग्स मॉडुलस पूछा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बस वही फंडा, सबसे पहले तो आप गिवन देखो, गिवन क्या है। गिवन में आपने देखा सबसे पहले उसने एक डायमीटर दे दिया, डाया क्या है 10 mm का डाया दे दिया, ठीक है। फिर उसने एक पुल मतलब क्या लोड दे दिया, क्या है P इक्वल टू 23.5 किलो न्यूटन, ठीक है। एलोंगेशन दे दिया, एलोंगेशन क्या दे दिया डेल एल, डेल एल इक्वल टू क्या दे दिया 0.3 mm, ठीक है। फिर उसने क्या है एक गेज लेंथ दे दी, यानी कि एल की वैल्यू है क्या है 200 mm है, ठीक है। फिर फाइंड आउट क्या करना है, यहां लिख दो फाइंड आउट, फाइंड करना है क्या करना है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या होता है कैपिटल ई। अब इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे, आपने एक एलोंगेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होता था डेल एल इक्वल टू, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था पी एल डिवाइड बाई ए ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहा कैसे आए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, प्ले लिस्ट में जाना है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके सॉम की प्ले लिस्ट में, ठीक है, सारे बिल्कुल जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, जितने भी लेक्चर हैं, सब कुछ उसमें गिवन है, ठीक है। एक एक डिफाइन किया गया कैसे फॉर्मूले कैसे आते हैं, सब कुछ है, उसको जाके देख लेना, ठीक है। बहुत क्लास 22 क्लास है तो सारा उसमें सॉम कंप्लीट है, उसको देख लेना, ठीक है। यहाँ अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखो डेल एल, अब अपन को क्या चाहिए कैपिटल ई की वैल्यू, तो सब कुछ इसमें गिवन है, क्या है डेल एल की वैल्यू क्या है, देखो आंसर चाहिए किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो देखो कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो देखो P की वैल्यू कितनी है 23.5, L की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है, डिवाइड में A। अब A के लिए क्या उसने डायमीटर दे दिया, डायमीटर क्या हो जाएगा दिया है तो एरिया क्या हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी है 10 का होल स्क्वायर इंटू ई तो चाहिए आपको इक्वल टू डेल एल की वैल्यू कितनी है 0.3। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो जो कैपिटल ई की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा 199.47, तो इसी को क्या लिख सकते हैं आप लगभग 200 क्या हो जाएगा किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है, यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर ले जाओ, नहीं कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद करना है, जो डिफ्लेक्शन होता है एलोंगेशन होता है डेल एल इक्वल टू पी एल डिवाइड बाई ए ई, मेटल बार का आपने इसको फॉर्मूला पुट किया आंसर आ गया, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, the ratio of the lateral strain to linear strain is known as, very very important, इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लो, क्वेश्चन बहुत आता है, देखो कितनी बार आया है। इसको क्या उसने सीधा सीधा उसने रिलेशन पूछ लिया, ठीक है। रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है क्या पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो क्या होता है the ratio of the lateral strain to linear strain, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। आपको याद कर लेना है कि जो पॉइजन रेशियो होता है वो किस किस का रेशियो होता है, the ratio of the lateral strain to लीनियर स्ट्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार आया क्वेश्चन, इसको रट लेना, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये भी बहुत बार आया, यानी कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, देखो जो बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस बल्क मॉडुलस क्या होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइड बाई क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो कोई ऑप्शन है क्या, बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसको क्या के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इनको देख लेना। देखो कितने बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी कितने बार आया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है देखते हैं। देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यही है रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेन, ठीक है, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट रिलेशन से बातें हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिनोट कैसे करते हैं? सी से भी करते हैं, एन से भी करते हैं और जी से भी करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लो कितनी बार आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल रट लेना। देखो इसका भी शॉर्ट्स बनाया है, मैं जो शॉर्ट्स बनाता हूं बहुत जरूरी है, उसको देख लिया करो। देखो शॉर्ट्स 1 मिनट से नीचे रहता है, लेकिन यदि आप शॉर्ट्स देखते रहोगे ना तो आपके फॉर्मूले पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स बनाता हूं मैं, इसका भी शॉर्ट्स बनाया था। देखो क्वेश्चन ने पूछा है, फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजेनियस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ द नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। देखो इसके लिए मैंने एक, देखो ऐसे एक टेबल बना लो, ये हो गया मटेरियल, ठीक है। यहां लिखो क्या? नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया। अब मटेरियल में अपन देखते हैं, सबसे पहले मटेरियल की कौन सी बात करते हैं? होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। इधर देखो नंबर 1 है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक की बात करते हैं, ठीक है। इसका जो देखो नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इसके कितने होते हैं? 2 होते हैं इसके लिए। सेकंड क्या आता था? ऑर्थोट्रोपिक के लिए, ऑर्थोट्रोपिक के लिए जो नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होता था वो कितना होता था? वो होता था 9, ठीक है, 9 होता था, ठीक है, ये हो गया 9, ठीक है। थर्ड क्या आता था? थर्ड आता था एन आइसोट्रोपिक, इसका क्या होता था? 21 होता था, ठीक है। मैं इसका सोर्स भी बना चुका हूं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजेनियस एंड इलास्टिक मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट क्या रहेगा? अब बताओ, उसने देखो होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक के लिए पूछा, कितना? 2 है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाओगे, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, द यूनिट ऑफ द स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आपको मालूम है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, लोड पर यूनिट एरिया, यही होता है, ठीक है। अब उसने पूछा इसकी यूनिट एसआई में, एसआई में यूनिट क्या हो जाएगी? देखो लोड की क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता था? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता था? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। उसने यही पूछा है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन क्या होता है? स्ट्रेन होता है, ठीक है। इसको याद रख लेना, तो ये स्ट्रेन हो गया। और हमेशा याद रखना, जो इसकी यूनिट होती है वो होती है यूनिट लेस, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं रहती। क्यों? क्योंकि यदि मैं लेंथ की यूनिट देखूं तो मीटर होती है, इसकी भी मीटर होती है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? यूनिट लेस हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है? यूनिट लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द मॉडुलस ऑफ द रेजिलियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। देखो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, इसको देखते हैं। देखो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2e। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट क्या बना सकते हो, इसका जो आपकी यूनिट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा स्ट्रेस है। यदि इसकी यूनिट देखूं तो स्ट्रेस की क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ स्क्वायर कर दिया डिवाइड में ई, अब 2 तो क्या कांस्टेंट है, ई की क्या होती है, इसकी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको देखो इससे कैंसिल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो जो आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन यदि आप देखें तो इसका जो फॉर्म है वो क्या है, एमएम स्क्वायर में और जूल में है। अब देखो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। इसकी देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। यदि मैं क्या करूं, इधर देखो, यदि मैं क्या करूं इसको, यदि मैं इसमें देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इनटू, यदि मैं इसमें मीटर का ऊपर इंटू कर दूं, मीटर का नीचे कर दूं, ठीक है। जब मीटर का ऊपर कर दिया और मीटर का नीचे कर दिया, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, जूल, ठीक है, ये तो आपको मालूम है, आपने लिख दिया जूल, जूल लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, मीटर क्यूब, यानी कि इसकी जो यूनिट आ गई जूल पर मीटर क्यूब में आ गई। अब इसमें क्या पूछा है, एमएम में पूछा है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, जूल पर एमएम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एमएम क्यू हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको देख लेना, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेस इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोड इज द स्ट्रेस व्हेन सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, यानी क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जब आपकी बॉडी सडनली लोडेड हो तो उसका स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है, उसका रिलेशन पूछ दिया। तो हमेशा याद रखना एक रिलेशन होता है सिग्मा सडनली, ठीक है, सडनली इक्वल टू क्या होता होगा, 2 इंटू सिग्मा ग्रेजुअली, हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना, ठीक है। जो स्ट्रेस होता है वो सडनली इक्वल टू 2 इंटू ग्रेजुअली, यानी कि उसने क्वेश्चन यही पूछा है, द स्ट्रेस इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज डेट डेस है, द स्ट्रेस व्हेन लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, यही पूछा है। तो क्या होता है, सिग्मा सडनली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द सिग्मा ग्रेजुअली, तो इसमें क्या है, देखो ट्वाइस, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर किसके इक्वल टू होगा वो देखेंगे। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यदि आप देखो, यदि मैं देखूं 1 मेगा पास्कल क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है। देखो यदि मैं मेगा को चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 6 हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। 1 इंटू 10 टू की पावर 6, 1 पास्कल क्या होता है, पास्कल में क्या होता है, पास्कल को यदि देखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि मैं इसको एमएम में चेंज करूं तो 10 टू पावर 6 न्यूटन, यदि 1 मीटर में कितने एमएम, 10 टू पावर 3, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर 6 एमएम स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक चीज समझ में आ गई कि 1 एमपीए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। अब बताओ, अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो 1 एमपी इक्वल टू 1 न्यूटन एमएम, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन ने यही पूछा है कि 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, देखो 1 मेगा पास्कल, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, देखो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a steel bar of 5 mm is heated from 15 degree to 40 degree Celsius and it is free to expand, the bar will induced, very very important। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोल दिया है, फ्री टू एक्सपेंड, यदि आपको ये वाला टर्म कहीं मिलता है क्या, फ्री टू एक्सपेंड, तो क्वेश्चन को क्या करना, कहीं भी फ्री टू एक्सपेंड आ जाएगा तो इसमें कुछ नहीं करना। उसने क्या पूछा है, बार विल बी इंड्यू, मतलब कैसा स्ट्रेस लग रहा है। यदि फ्री टू एक्सपेंड है तो आपको आंख मीच के कुछ नहीं करना, नो स्ट्रेस। क्या है, यदि क्वेश्चन में कहीं आपको फ्री टू एक्सपेंड दिख रहा है तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं आता, नो स्ट्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है, इसको ठीक है याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ 20 मीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप्ड इफ द एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, गिवन अल्फा इक्वल टू 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस, कैपिटल ई इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो वही है, क्या करेंगे, गिवन, गिवन में क्या है देखते हैं।
सबसे पहले उसने लेंथ गिवन है, लेंथ क्या है 20 मीटर हो गया, ठीक है। टेम्परेचर दे दिया उसने क्या 40 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि डेल्टी निकालेंगे तो क्या कर देंगे 40 माइनस 30, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। सब फिर उसने पूछा है व्हाट इज दी टेम्परेचर स्टेस पूछा है, ठीक है। गिवन ही लिखते हैं पहले 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल ई की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², इतनी चीज़ आ गई, ठीक है। अब उसने गिवन क्या, गिवन तो हो गया, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको स्टेस चाहिए, स्टेस यानी कि सिग्मा चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। देखो आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा, क्या, कलर चेंज कर लेता हूँ, रिलेशन क्या पढ़ा था, सिग्मा इक्वल टू ई एल्फा डेल टी, ई एल्फा डेल टी, ठीक है। इसको पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, ई एल्फा डेल टी। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। ई की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁵ इंटू एल्फा की वैल्यू क्या है 12 इंटू 10⁻⁻6 और डेल टी की वैल्यू कितनी है 10 है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 5 है और 1 10 ये हो गया 6 हो गया, यानी कि 6 और 10⁻⁻6 यानी कि 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24 और न्यूटन पर mm², ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू जो आ गई वो क्या हो गई 24 न्यूटन पर mm², यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अ सर्कुलर सॉलिड यूनिफॉर्म मेटल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए एंड लेंथ कैपिटल एल इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम इज अपर एंड if the bar is having weight of capital W and modulus of rigidity capital E, the total elongation of bar due to its own weight। देखो elongation के जितने भी केस हैं मैंने पूरे लेक्चर लिए हैं, ठीक है। आप सॉम की प्ले लिस्ट में जाना, उसमें एक एक लेक्चर है, ठीक है। उसको बिल्कुल इजी तरीके से देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जिसको समझ में जिसने पढ़ा हुआ है उसको समझ में आ जाएगा, जिसको थोड़ा डाउट जा रहा है तो एक बार देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो, देखते हैं क्या है, एलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू इट्स ऑन वेट, ठीक है, ऑन वेट। एलोंगेशन आपने डेल इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, गामा L² डिवाइड बाई 2E होता है, यही पढ़ा था आपने, ठीक है। इसको ड्राइव भी किया था अच्छे से, ठीक है। अब देखो उसने वेट के फॉर्म में पूछा है तो आपको मालूम है, देखो आपको ये मालूम है क्या, गामा इक्वल टू वेट पर वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो इधर डेल इक्वल टू गामा के यहाँ वेट पर वॉल्यूम लिख सकता हूँ इंटू L² डिवाइड बाई 2E, यही है, ठीक है। ये एक चीज़ तो समझ में आ गई। अब ये बताओ डेल इक्वल टू W, अब वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ कर सकता हूँ, वॉल्यूम हो जाएगा L² डिवाइड बाई 2E हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ समझ में आ गई। अब देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा WL डिवाइड बाई 2AE हो जाएगा, समझ में आ गया। तो जो डिफ्लेक्शन आ गया यानी कि डेल आ गया वो क्या हो जाएगा WL डिवाइड बाई 2AE हो गया, यानी कि डिफ्लेक्शन ये एलोंगेशन ये आ गया, ठीक है। इसने एलोंगेशन ही पूछा था, एलोंगेशन क्या होगा टोटल एलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू ऑन वेट, ठीक है। तो जो डेल की वैल्यू आ गई WL/2AE, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अ बार ऑफ 80 mm डायमीटर एंड 800 mm लेंथ इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन, इट्स elongated by 0.30 mm and the diameter decrease by 0.01 mm, what is the Poisson's ratio of the material of the bar। इसको पहले करो टेक, इम्पोर्टेंट क्यों मैं बता रहा हूँ। देखो उसने पॉइजन्स रेशियो पूछा है, अब पॉइजन्स रेशियो का आपने अभी अभी देखो एक क्वेश्चन भी आया था, पॉइजन रेशियो क्या था, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, इसी का रेशियो होता है, आपको मालूम है, ठीक है। एक चीज़ तो समझ में आ गई। अब देखो उसने पूछा लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन में उसने एक बार का
80 mm डायमीटर, ठीक है, डाया दे दिया, यानी कि गिवन में यदि यहाँ लिख लेता हूँ मैं गिवन, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। गिवन में उसने क्या डायमीटर दे दिया कैपिटल डी इक्वल टू, कैपिटल डी क्या 80 mm दे दिया, ठीक है। फिर उसने लेंथ भी दे दिया, लेंथ क्या दे दिया 800 mm, ठीक है। फिर उसने एक्सियल लोड, एक्सियल लोड क्या है 200 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर उसने बोल दिया कि इट्स एलोंगेटेड बाय 0.30 mm, यानी कि जो डेल, देखो इधर ही इधर लिख ले रहे हैं, डेल एल दे दिया उसने, डेल एल क्या दे दिया 0.30 mm, ठीक है, 30 mm डेल दे दिया। और फिर उसके बाद उसने डेल डी दे दिया, डेल डी क्या दे दिया, डिक्रीज कितना हो रहा है 0.01 mm, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। फिर उसने पूछ लिया आप क्या पॉइजंस रेशियो। अब इसको सॉल्व करते हैं, म्यू इक्वल टू, देखो लेटरल स्टैंड किया, लेटरल स्टैंड का मतलब क्या, देखो स्टैंड क्या होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब उसने लेटरल की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा डायमीटर आ जाएगा, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर डिवाइड में। अब लीनियर का मतलब क्या है लेंथ, यानी क्या हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, चेंज इन डायमीटर कितना है उसने दे दिया 0.01 डिवाइड बाई कैपिटल क्या है 80 mm, डिवाइड में क्या हो जाएगा चेंज इन लेंथ 0. ठीक है 0. क्या हो जाएगा, इधर देखो डेल एल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 0.30 है, ठीक है 30 डिवाइड में कैपिटल एल क्या हो जाएगा 800, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो मैं कलर चेंज करते जा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 800 इंटू 0.01 हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 80 इंटू 0.30, यही हो जाएगा, यहाँ पॉइंट है याद रखना, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो इससे जे यहाँ 10 बचेगा, 10 बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट हो गया तो यहाँ 30 हुआ, इसको कर लिया, यानी कि आपका क्या हो गया 1 डिवाइड बाई 3 हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा 0.33, सॉल्व कर लेना आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू क्या है 0.33 आ गया, यानी कि जो पॉइजंस रेशियो आया वो क्या हो जाएगा 0.33, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा, बहुत ईजी है, बस केवल फंडा क्या है आप तो ये समझो कि म्यू क्या होता है लेटरल स्टैंड टू लीनियर स्टैंड होता है। मैंने क्या किया म्यू इक्वल टू, देखो लेटरल स्टैंड यानी क्या, देखो आपको मालूम है कि जो स्टैंड होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, या चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो देखो लेटरल की बात करूं तो डायमीटर हो जाएगा, यानी चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर, या मैं 0.01 डिवाइड बाई 80 कर दिया, ये क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, यहाँ क्या हो जाएगा 0.3, देखो 0.30 है, डिवाइड में क्या है 800 आ गया, इसको मैंने कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देना, इसको ऊपर ले जाओगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, म्यू की वैल्यू क्या 1/3 आ गई, आंसर क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इन केस ऑफ स्टेप्ड बार ऑफ अ मटेरियल सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड द टोटल एलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू, टोटल एलोंगेशन पूछ लिया उसने, ठीक है। टोटल एलोंगेशन के लिए स्टेप्ड बार की बात कर रहा है, ठीक है। स्टेप्ड बार के लिए सबसे पहले आप एक स्टेप्ड बार बना लो, देखो ठीक है, समझ में आना चाहिए, डायग्राम में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, डायग्राम आप खुद बना लेना, ठीक है। देखो इस टाइप से स्टेप्ड बार बना दिया मैंने, स्टेप्ड बार बना दिया। अब जो देखो इसकी एक लेंथ मान लिए, इसको L1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको L2 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको L3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई डाउट। देखो इसका एरिया A1 हो जाएगा, इसका A2 हो जाएगा, इसका A3, मतलब आपने एक स्टेप्ड बार लिख लिया। अब आपने क्या एलोंगेशन पढ़ा था डेल एल इक्वल टू क्या होता है PL डिवाइड बाई AE, एक चीज समझ में आ गई। अब देखो स्टेप्ड की बात करता हूँ तो देखो डेल एल इक्वल टू, अब एक एक सेक्शन की बात करूंगा तो देखो P लोड हो गया, ठीक है, L1 डिवाइड बाई A1E, ऐसा लिख सकता हूँ। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा PL2 डिवाइड बाई A2E, तीसरे के लिए क्या हो जाएगा PL3 डिवाइड बाई A3E, ठीक है, प्लस डेट डेट डैश N तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डेल एल इक्वल टू, आपने देखा P डिवाइड बाई E तो यहाँ कॉमन आ रहा है, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा L1 डिवाइड बाई A1 प्लस L2 डिवाइड बाई A2 प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा Ln डिवाइड बाई An, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक चीज समझ में आ गई कि उसने पूछा एलोंगेशन प्रोपोर्शनल टू, तो जो एलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है, एलोंगेशन डेल एल इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा L1 डिवाइड बाई A1 प्लस L2 डिवाइड बाई A2 प्लस डेट डेट डैश Ln डिवाइड बाई An। अब देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन देखो डेल एल इक्वल टू L1 डिवाइड बाई A1 L2 डिवाइड बाई A2 Ln डिवाइड बाई An। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ इस टाइप का क्वेश्चन है, कोई डाउट जाएगा? कुछ नहीं करना है, एलोंगेशन आपको मालूम है, स्टेप्ड है, यानी कि उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा, लेंथ भी चेंज हो जाएगी, आपने देख लिया, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है द एलोंगेशन ऑफ अ कॉनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल वेट। देखो सारे सब कुछ मैं कवर करवा चुका हूं, आप तो प्ले लिस्ट में एक बार जाके देख लेना कोई टॉपिक छूटा है कि नहीं छूटा है। जितने क्वेश्चन है ना सब टॉपिक पहले से कंप्लीट है, ठीक है। देखो उसने क्या कॉनिकल बार का पूछ लिया एलोंगेशन, इसका कॉनिकल बार का जो एलोंगेशन होता है, ठीक है, डेल इक्वल टू वो क्या होता है गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6c है, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। बिल्कुल पढ़े हुए हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माइल्ड स्टील बार सर्कुलर इन अ क्रॉस सेक्शन टेपर्ड फ्रॉम 40 mm diameter to 20 mm diameter over its length of 800 mm. It is subjected to an axial pull of 20 kilonewton. Capital E equal to 2 into 10 to power 5 Newton per mm square. The increase in the length of the rod will be। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है जी। देखो ESE में आया 2017 में, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत इजी होता है। देखो इसका जो टेपर बार की बात कर रहा है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला याद कर लेना कि डेल इक्वल टू क्या होता है 4PL डिवाइड बाई पाई ई D1 इंटू D2। बस इसको याद करना है, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। देखो डेल 4 इंटू पी की वैल्यू कुछ गिवन है क्या, देखो डायरेक्ट करते हैं अब, ठीक है, 20 हो गया, ठीक है, किलो न्यूटन है तो न्यूटन में चेंज कर लेंगे 10 टू पावर 3 हो गया। एल की वैल्यू क्या है, देखो L 800 mm है, ठीक है, डिवाइड में पाई, देखो पाई के फॉर्म में पूछा उसने, ई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू पावर 5 है, ठीक है, इंटू D1 की वैल्यू कितनी है, D1 की कितना है 40, D2 की कितनी है 20। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर लाओ। देखो सॉल्व करते हैं, अभी करता हूँ। देखो 1 0 1 0 2 0 4 2 जा 8 8 से 8, ठीक है, कैंसल, ठीक है। अब देखो 2 से यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये कितनी है 314, ये भी चला जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो क्या होगा 4 इंटू पाई इंटू 10 हो जाएगा। 2 2 या 4 2 5 या 10, यानी कि डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 5 पाई mm, ठीक है, डेल का ये हो गया, समझ में आ गया, यानी कि डेल की वैल्यू यही आ गई 2 डिवाइड बाई 5 पाई mm, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, यही है, बी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो देख लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। टेपर रोड की बात कर रहा है, डायमीटर सब कुछ गिवन रहेगा आपको। उसने इंक्रीज इन द लेंथ पूछा है, यानी कि डेल की वैल्यू पूछी है, फॉर्मूला होता है क्या, देखो इस फॉर्मूले को बार याद कर लेना, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओ, बहुत ईजी रहता है, ठीक है। देखो इसको आपने फॉर्मूले को याद कर लिया, क्या डेल इक्वल टू 4PL डिवाइड बाई पाई D1 इंटू D2, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन इट्स सेड टू। इस टाइप के क्वेश्चन देखो कितना आया है, कितना इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए 4-5, ठीक है, डेफिनेशन याद कर लो, हो जाएगा काम। देखो देखते हैं 4-5 डेफिनेशन की। सबसे पहले क्या, देखो सबसे पहले उसने बोला है, देखो आइसोट्रॉपिक क्या होता है, इधर देखो आइसोट्रॉपिक, ठीक है, आइसोट्रॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। देखो आइसोट्रॉपिक का कुछ नहीं करना है, देखो इसकी एक डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर सेम इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। समझ में आया, इसका मीन्स बता रहा हूँ, डायरेक्शन
यानी कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेंगी वो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में सेम होने वाली है, उसको कहेंगे आइसोट्रोपिक। ठीक है, दूसरा होता है एन आइसोट्रोपिक। दूसरा क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या बना लेंगे? इसकी डेफिनेशन ये है कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन एनी डायरेक्शन। इन एनी डायरेक्शन भाई इसका मीन्स तो यही हुआ। इसका मीन्स ये हुआ कि आइसोट्रोपिक में तो इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम रहती है ईच एंड एवरी डायरेक्शन, लेकिन एन आइसोट्रोपिक में क्या हो जाएगी? सेम नहीं रहेगी। यही तो लिखा है, देखो सेम नहीं है। ठीक है, तो एक आइसोट्रोपिक हो गया, एन आइसोट्रोपिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में और क्या लिखते हैं? देखो एक होता है होमोजीनियस। क्या होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस, इसकी डेफिनेशन क्या है? होमोजीनियस की देखते हैं। होमोजीनियस की है, देखो मटेरियल, थोड़ा लिख लो तो सही रहता है। ठीक है, मटेरियल हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इसका मीन्स क्या हुआ? देखो मटेरियल हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब इसका मटेरियल क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। होमोजीनियस का मतलब समझ रहे हो? मटेरियल यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा। ठीक है, लास्ट आता है आर्थोट्रोपिक। आर्थोट्रोपिक, आर्थोट्रोपिक में क्या होगा देखते हैं। आर्थोट्रोपिक में देखो इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अदर देन, इस लाइन को देखना, अदर देन दैट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसको याद रखना। अदर देन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब आर्थोट्रोपिक का मतलब क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम तो रहेंगी, लेकिन किनको अदर देन, किनके अदर? परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अदर सेम रहेंगी। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई। अब देखो 2 पेज थे। ठीक है, देखो इसको देखो। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकली इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। उसने क्या पूछा है? इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शन में क्या है? प्रॉपर्टी सेम है, आइडेंटिकल है। यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ? कौन सा हो जाएगा बताओ? होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, आर्थोट्रोपिक, इलास्टिक। तो क्या हो जाएगा? आइसोट्रोपिक इज द करेक्ट आंसर। आइसोट्रोपिक में आपने पढ़ा है, आइसोट्रोपिक है इलास्टिक प्रॉपर्टी आर सेम इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट अपीयर्स। ए पॉइंट है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बी पॉइंट है इलास्टिक लिमिट, सी है यील्ड पॉइंट, डी है अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, ई है पॉइंट ऑफ कर्वेचर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑकरेंस ऑफ दीज पॉइंटेज, मतलब करेक्ट सीक्वेंस पे लगाना है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। उसके लिए आपको एक स्टैंड डायग्राम, देखो यह है स्टैंड डायग्राम माइल्ड स्टील का है। ठीक है, माइल्ड स्टील का एक कर्व है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं कैसे। देखो इसमें ओ से एक ए लाइन है, ठीक है, फिर बी है, सी डैश है, सी डी, अलग अलग पॉइंट अलग अलग हैं। ठीक है, इसको कैसे देखें? देखो इसमें जो ए पॉइंट है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, तो ए पॉइंट हमेशा क्या होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। बी क्या होता है? इलास्टिक लिमिट होता है। सी डैश क्या होता है? अपर यील्ड पॉइंट होता है। सी क्या होता है? लोअर यील्ड पॉइंट होता है। जो सी से डी होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। ठीक है, ई पॉइंट होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और एफ होता है फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, और ये क्या होती है? हार्ड स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होती है। ठीक है, एक माइल्ड स्टील कर्व है। ठीक है, इसको अलग से एक मैं लेक्चर बना दूंगा, उसको समझाऊंगा जी। ठीक है, डायग्राम कैसे बना, अभी इतना समझ लो कौन सा पॉइंट क्या होता है। इसको देख लिया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, अब देखते हैं।
क्वेश्चन ने बोला है इन अ स्टैंड प्लेन, ठीक है, इसमें क्या सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले क्या आता है वो देखते हैं। देखो ए पॉइंट में लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, सबसे पहले ए पॉइंट क्या था, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, फिर क्या आता था, इलास्टिक लिमिट, तो बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट, तो बी पॉइंट आ जाएगा फिर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता था अपना अपर यील्ड पॉइंट आता था, ठीक है, लोअर यील्ड पॉइंट मतलब सी ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या प्लास्टिक रीजन में पहुंचते थे, तो प्लास्टिक रीजन तो इसमें दिया नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ में पहुंचते थे, ई पॉइंट था, तो इसमें डी। फिर उसके बाद क्या दे दिया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया। फिर उसके बाद क्या आता था लास्ट में, पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर आ गया, यानी कि ई हो गया। मतलब जो आपका सीक्वेंस आने वाला है वो ए बी सी डी ई आने वाला है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। देखो वही आपने देखा है, देखो फिर से देख लो एक बार, देखो यही है, यही है। सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आया, फिर क्या इलास्टिक लिमिट आया, फिर उसके बाद क्या आया, देखो प्लास्टिक रीजन उसने दिया नहीं, सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर उसने क्या दे दिया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फिर फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। और अपर यील्ड पॉइंट भी दिया था, तो इलास्टिक लिमिट के बाद देखो यील्ड पॉइंट ये आ गया, सी डैश क्या था, अपर यील्ड पॉइंट, और सी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या प्रोपोर्शनल लिमिट आया, फिर इलास्टिक लिमिट आया, फिर क्या आया, यील्ड पॉइंट आया, फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ आता है, फिर फ्रैक्चर पॉइंट आता है। यही आपने लिखा है, देखो यहाँ पे आपने यही लिखा है ना, देखो यही लिखा है। सबसे पहले क्या आ गया आपका, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनली, ठीक है। फिर उसके बाद इलास्टिक लिमिट आया, फिर यील्ड पॉइंट आ गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ रप्चर आ गया, मतलब ठीक है। सीक्वेंस में लिखे हैं ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए बी सी डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आगे तो कर लोगे, उसको याद कर लेना, और अपन एक क्लास उसकी अलग से बना लेंगे। तो माइल्ड स्टील कर्व कैसे याद करेंगे उसकी अच्छी सी ट्रिक्स लाएंगे, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना कि वो ट्रिक्स लाऊं कि ना लाऊं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, ठीक है। 24 देखो, 24 में उसने पूछा है कि पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील इन इलास्टिक रेंज, इसके लिए कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखो उसके लिए भी एक टेबल याद कर लेना, मैं बता रहा हूँ। देखो हमेशा याद रखना, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है, फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए यदि पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 to 0.5, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि वैल्यू 0 से 0.5 होने वाली है इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। अब थोड़ा कुछ मटेरियल है उनको याद कर लेने इंपॉर्टेंट है। देखो एक ये मटेरियल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया म्यू की वैल्यू लिख दी, ठीक है। मटेरियल क्या होगा, सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करूं तो उसका जो पॉइजन रेशियो होता है वो 0.33 होता है। फिर उसके बाद आता है कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन की जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है 0.22 0.27 होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है, जो TO2 लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टील, जो स्टील में जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू रहती है वो 0.252 क्या होती है, 0.33, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई, इतनी है। तो इस टेबल को याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, यानी कि मटेरियल और पॉइजन रेशियो। मटेरियल एल्यूमिनियम की बात करूं तो जो पॉइजन रेशियो होता है वो 0.33 होता है। कास्ट आयरन की बात करूं तो क्या होता है 0.2 to 0.27 होता है। स्टील की बात करूं तो क्या हो जाएगा 0.25 to 0.33 होता है। अब उसने पॉइजन रेशियो ऑफ द स्टील की बात की है, ठीक है, स्टील की बात की है, तो स्टील की क्या है 0.25 से 0.33, यानी कि इसके बीच क्या आएगा 0.3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन द डिक्रीज ऑर्डर। लो फिर से उसने करेक्ट ऑर्डर डिक्रीज ऑर्डर के लिए पूछ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले डिक्रीज की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा फिर सबसे कम, ठीक है। तो अभी अभी आपने देखा है, ठीक है, कि देखो अपन ने देखा है कि एल्यूमिनियम का जो पॉइजन रेशियो था वो कितना था 0.33 था, यही था, आपने देख लिया। फिर उसके बाद यदि स्टील की बात करूं, ठीक है, तो स्टील का क्या था 0.252 अभी अभी तो पढ़ी है 0.33 था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कास्ट आयरन हो गया। कास्ट आयरन की बात करूं तो कास्ट आयरन का भी अभी अपन ने पढ़ा क्या 0.22 0.27, यही पढ़ा है, ठीक है, यही है।
अब सिक्वेंस की बात देखो, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि यदि आप देखें तो एल्यूमिनियम आएगा सबसे पहले, यानी कि ये इसको आप 1.2, फिर उसके बाद स्टील आएगा, स्टील के उसने 3 पॉइंट दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, कास्ट आयरन की 2 आ गया, यानी कि सीक्वेंस क्या हो जाएगा 132, ठीक है, 132 आ गया, यानी कि अपन ऑप्शन देखें तो 132 क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया, 25 क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो फ्लड मैकेनिक्स का सेट फर्स्ट आएगा उसको ज़रूर देखना, और टेलीग्राम की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी PDF टेलीग्राम पर ही दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।